ठीक है। तो हम देखेंगे अब आउटडोर पॉल्यूशन, क्योंकि कल हमने देखा था इंडोर पॉल्यूशन, ठीक है। आउटडोर पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल combination in industries and vehicles. Major pollutants include CO, CO2, SOx, NOx, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन, लेड एंड पार्टिकुलेट मैटर। कल हमने देखा था ना पार्टिकुलेट मैटर क्या, अच्छा क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर, क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर? हाँ बोलो। मतलब वो मैटर होता है जो तुम्हारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, मेरी बात समझ गई। डिपेंडिंग ऑन देयर डायमीटर दे आर क्लासिफाइड एज पीएम योर 2.5 मेनली, 10, समझ में आ गया, ठीक है ना, मुझे क्लियर। 0.1 इस तरह से हम देखा था ना, ये चीज़। इट इज एग्रीवेटेड बाय अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग ट्रैफिक। मतलब आउटडोर पोल्यूशन बढ़ जाता है अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से और इंक्रीजिंग ट्रैफिक से। ओके। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे? तो इंडस्ट्रियल मेजर क्या है? एमिशंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड यूजिंग पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहली बात देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ईएसपी। पता है क्या होता है? जैसे मान लेते चिमनी होती है ना, चिमनी, जैसे मान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में जो है मान लेते हैं चिमनीज है इस तरह से, ठीक है। अब चिमनी से क्या होता है, धुआं छूटता है, नहीं छूटता है, स्मोक छूटेगा। स्मोक में तुम्हारे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, सूट होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं काले काले रंग के, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं चिमनी में हम लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको हमने कुछ इस तरह से ऐसे हम कर देते हैं सिस्टम में, यूं करके, ठीक, ऐसे करके है। हाँ बहुत बीमार है तू, ठीक है, इज इट क्लियर? आप सुने हमने क्या किया, देखें इसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, को दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चिमनी में लगा दिया हमने इसको, और हमने इसको चार्ज कर देते हैं हम, ठीक है, चार्ज पॉइंट है। अब ये तुम्हारा ऐसे करके, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब चिमनी में जैसी धुआं छूटेगा, समझ में आ गया, ठीक है, तो धुएं में ऑब्वियसली बात है जो पार्टिकल्स होंगे, या तो वो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि वो जो है, जैसे मान लें किसी में पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज वाले की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो हम देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तुम्हारा ऐसे करके वो इकट्ठा हो जाएगा, मेरी बात समझ गई, ठीक है। और यहां पर से जो स्मोक एमिट हो रहा है उसमें क्या होगा, CO2 होगा मोस्टली तुम्हारा, समझ में आ गया, H2O होगा। और हम देखेंगे जो हार्मफुल गैसेज है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जितना भी तुम्हारा कार्बन पार्टिकल वो सब जो है क्या करते हैं, प्रेसिपिटेटर, मतलब वो ऐसे करके नीचे बैठ जाते हैं, फिर उसको हम छान करके उसको हम हटा देते हैं, समझ में आ गया। तो मतलब क्या होगा, हमारे हवा में जो है ये जो पार्टिकल्स हैं, जो तुम्हारे कार्बन पार्टिकल्स है वो नहीं पहुंचेंगे, मेरी बात समझ में गई। तो काफी हद तक जो है हम इसको क्या करते हैं, हमने जो है चिमनी से निकलने वाले धुएं को हमने साफ कर दिया, पक्का, ठीक है ना। और ये हमारा एकदम साफ हो जाता है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे उनका कोई ना कोई चार्ज होगा, समझ में आ गया। तो मान लें नेगेटिव है तो पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे करके जो है होते हैं वहां पर, ऐसे करके आते हैं और ऐसे करके वो चेंबर बने होते हैं, वहां पर आकर के वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, मतलब महीने 2 महीने में हमने उसको साफ कर देना है इस तरह से, ताकि हवा क्या होगी, हवा वैसे पॉल्यूशन तो रहेगा, लेकिन हम देखेंगे उतना ज्यादा जो है वो हार्मफुल नहीं रहेगी, क्योंकि यही पार्टिकल हमारे डीप लंग्स में चले जाते हैं, समझाएंगे, जैसे 2.5, समझ आ गया, 10, ये सब चले जाते हैं और नुकसान फिर हमारा फिर तो एटलीस्ट कम से कम ये हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया। देन यू हैव स्क्रबर्स, रिमूव्स गैसेस एंड पार्टिकल्स यूजिंग लिक्विड और ड्राई मेटल्स, समझाएंगे, ये भी एक टेक्निक्स है स्क्रब करने को, स्क्रब होता है, ठीक है ना। ये है तो गैसेस को जो है पार्टिकल्स यूजिंग लिक्विड एंड ड्राई मेटल, तो वो क्या होता है, ऐसे करके वो एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, मेरी बात समझ गई,
जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई सब्सटेंस है या तो लिक्विड या तो जितना भी गैसेज हैं तुम्हारी वो ऐसे यहाँ पर आकर के अब्जॉर्ब हो जाती हैं, या लिक्विड हो गया मेटल होगा इस तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हमने डिस्चार्ज करना है। तो काफ़ी हद तक ये भी देखा जाता है। लेकिन जनरली हमारा इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है, ठीक है ना। साइक्लोन सेपरेटर्स रिमूव्स हेवियर पार्टिकल्स इफेक्टिवली, समझ में आ गया। साइक्लोन ऐसे करके आता है तो जितना जो भारी पार्टिकल्स है वो तुम्हारे साइड में हो जाएंगे, जैसे वॉशिंग मशीन का केस होगा, जितने भी डर्ट और डस्ट होती है वो तुम्हारे साइड में हो जाता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे साइक्लोन होता है चलता है तो वो जो है क्या करते हैं, सारे हेवियर पार्टिकल्स को वो अलग कर देता है, समझ में आ गया। फिर उसको हम जो है वो कर देते हैं, फेंक देते हैं। फिल्टर्स एंड अरेस्टर्स हेल्प्स इन ट्रैपिंग पार्टिकुलेट मैटर, तो ये पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करता है। तो अब जब तुम अपना आंसर लिखोगे तुम ये इसको लिख दोगे किस किस तरह से किया जाता है। मेरी बात तुम समझ में आ गई। और तुमने आजकल देखा होगा जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें जो है इलेक्ट्रोलिटिक कन्वर्टर लगा होता है, वो तुम्हारा समझना, सॉरी कैटालिटिक कन्वर्टर। जो तुम्हारी गाड़ी है, गाड़ी जहां से धुआं छोड़ती है, समझ आ गया, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, वहां पर उसको बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, समझ आ गया। तो होता क्या है कि जैसे हमारा जो सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है, ठीक है, पॉइजनस गैस है, तो वो जो हमारा जो साइलेंसर होगा वो क्या करेगा, उसमें ऐसे जो है चीजें लगी होती हैं कि वो क्या करेगा, जो तुम्हारा अनबर्न कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, अनबर्न CO बन जाता है वो तुम्हारा, उसको वो प्रॉपर्ली बर्न करेगा और CO2 छूटेगा उससे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छूट पाती उससे, और जितना भी तुम्हारा जो है पार्टिकल्स है वो सब है वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं तुम्हारा। मेरी बात समझ गई। तो क्या होता है कि तुमने देखा होगा ना, हम बोलते हैं ना पॉल्यूशन चेक कराओ, तो पॉल्यूशन में तुमने देखा होगा जहां पर धुआं छूटता है वो ऐसे पाइप डालता है, समझ में आ गया, वो बोलता है गाड़ी स्टार्ट करो। कराया नहीं कहीं, कराया कोई तुमने, 10,000 रुपए का फाइन है, तो पता है, हाँ अगर जो है पकड़ लिया, हाँ भाई जरा साइड लगाना, जरा दिखाना, क्योंकि अब तो वो पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं, वो उसमें जो है वो जाता है ना, वो मोबाइल से तुम्हारी फोटो खींचेंगे, स्कैन करेंगे, तो वो अगर तुम्हारा जो है गाड़ी का ये वो नहीं होगा, पॉल्यूशन पेपर नहीं होंगे, 10,000 रुपए का फाइन है ये चीज, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। मेरी बात समझ गई। तो एक एक साल में तुमको जो है रिन्यू करवाना होता है, तो अगर जो है बहुत ज़्यादा हो गया तो वो तो ब्लॉक कर देगा उसको। जैसे सपोज करो कि तुमने वो चेक कराया पॉल्यूशन, ठीक है ना, पॉल्यूशन चेक कराया तो बहुत ज़्यादा निकल गया, प्रेस्क्राइब लिमिट से बहुत ज़्यादा निकल गया, तो वो क्या है, आगे वो सर्टिफिकेट देगा ही नहीं, वो बोलेगा इसको रद्दी में फेंको, समझ में आ गया। कम है तो दे देगा, ठीक, ये वो बता देगा भाई इतना इतना, भाई पूरा आ जाता है उसमें, इतना PPM में इतना है, ये है वो है, देखिए पार्टिकल्स तुम्हारे कौन कौन से आ रहे हैं, PM इतना 2.5 ये सब हो रहा है, एमिट हो रहा है। अब जो नई गाड़ियां है उसमें क्या है, वो अच्छा टेक्निक है उस पर, समझ आ गया, तो वो थोड़ा सा जो है साफ सुथरा वो फिल्टर करके देता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ये चीज़ है, क्लियर, समझ आ गया। तो उसमें ऐसी चीज़ें लगी होती हैं जिससे कि क्या होता है, हवा प्योरीफाई हो जाती है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। बल्कि तुमने देखा होगा कई जगह क्या करते हैं, जो चोर होते हैं ना, चोर, वो गाड़ी से साइलेंसर चुरा लेते हैं, क्योंकि उसको अगर हम तोड़ेंगे ना, उसमें से तुम्हारा जो है ये प्लैटिनम और ये सब चिप्स निकलती हैं, इसको निकालते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेटल्स अब्जॉर्ब करते हैं उनको, समझ आए, और ये बहुत महंगे हैं, समझ आ गया, मार्केट में बहुत महंगे हैं ये तो, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, वो तोड़ करके, बाकी तो बेकार है, बाकी तो लोहा फोहा है, उससे वो इतना से निकालेंगे, उसको हजारों में बेचेंगे। तो ना आजकल वो वेज वही ले आते हैं, क्योंकि ऐसे करके तभी थोड़ा सा महंगी गाड़ी आती है, क्लियर, ठीक है। अदर मेजर्स, इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनीज, प्रॉपर जोनिंग, जितनी ऊपर चिमनी जाएगी ऑब्वियसली बात है उतना वो शहर में नीचे नहीं आ पाएगी, तो ऊपर धुआं छूटेगा, नीचे काफी हद तक कम हो जाएगा। प्रॉपर जोनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लोकेटिंग इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। तुमने देखा होगा इंडस्ट्रीज बहुत दूर दूर लोकेटेड होती है, शहर से दूर, ये इसीलिए होती है, समझ में आ गया, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, समझ में आ गया। हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन एक्सपोजर। अब आया तुम्हारा वाटर पॉल्यूशन। एज पर द वाटर, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रिएक्टिव और हीट दैट डिग्रेड द वाटर क्वालिटी। ध्यान देना, वाटर की क्वालिटी जब डिग्रेड होती है, अब वो कैसे हो रही है,
ऑर्गेनिक से हो रही है, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव। इन सब चीज़ों से हम देखते हैं क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। इट मेक्स वाटर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स और अनफिट फॉर यूज। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। पॉल्यूशन अकर्स व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये चीज़ें। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होगा, इंक्लूड्स ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डाइज, डिटर्जेंट, सीवेज एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये सारे क्या हो गए, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए। समझ में आ गया? ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या हो गया, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, हेवी मेटल्स, एसिड, सॉल्ट्स एंड ये सारे सारे तुम्हारे जो हैं मोस्टली कहाँ से छूटते हैं, इंडस्ट्रीज से छूटते हैं। और ये बेसिकली तुम्हारा जो है ये कहाँ से छूटते हैं, ये हमारा हाउस होल्ड से छूटता है। समझ आ गया? ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, जैसे कि तुम्हारा डाइज है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इंडस्ट्री से भी छूटता है। समझ आ गया? तो हमने क्लासीफाई किया है। देन यू हैव रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, यूरेनियम, थोरियम दैट कंटामिनेट वाटर। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, यूरेनियम से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है ना। उसके बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट आया उसको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया। वैसे ऐसे फेंका नहीं जाना चाहिए, बट ऐसे कर दिया तो उससे पानी पॉल्यूट हो जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट दैट कॉजेज वाटरबॉर्न डिजीज। लेकिन ध्यान देना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल है, इस तरह से है। लेकिन दिक्कत इनकी होती है, ध्यान देना। समझ आ गया? ठीक है। आज हमारे यहाँ हमारे पास जो है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, तमाम पैरासाइटिक है, दवाइयाँ हैं। तो दिक्कत इनकी नहीं है, दिक्कत इनसे होती है। हालांकि बीमारी तो इनसे होती है, समझ आ गया, बट हम देखेंगे ये ज़्यादा दिक्कत होता है। और खास कर दिक्कत होती है इससे, हैवी मेटल्स, एसिड, सॉल्ट्स। क्योंकि हमारे जो है ये वाटर में क्या होता है, ये सब आ जाता है और हम देखेंगे ये हम कंज्यूम कर लेते हैं, पानी पीते हैं। अभी तुम देखो आरओ वाला हो गया ना, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो उसमें जो है जो अच्छे वाले आरओ होंगे वो तुम्हारे हैवी मेटल्स को निकाल देते हैं, जो सस्ते वाले हैं वो नहीं निकाल पाते। और हैवी मेटल्स यही हमारे बॉडी में जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि ये कैंसर क्रिएट करते हैं। समझ आ गया? हैवी मेटल से हो जाता है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट होंगे ना, तो एक जो है एक उस पर हो गए क्या, काफ़ी बड़े लेवल पे हो गया, हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। बताया था ना मैंने तुम्हें, बायो मैग्निफिकेशन। तो इकट्ठा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो समझ आ रहा है? फिल्टर वाला पानी, हाँ हाँ, तो फिल्टर वाला पानी नहीं पी रहे तुम, बिना फिल्टर का? सबमर्सिबल में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखो पहाड़ों में अगर है तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन ग्राउंड मतलब जैसे शहर हो गया, शहर में ग्राउंड वाटर जो है क्या है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, देहरादून में है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि देखिए अगर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स बड़े स्ट्रिक्ट होंगे ना तो ये डंप नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर लीनियंसी थोड़ा सा, वो डंप कर देते हैं। अब डंप कर देते हैं तो क्या हो गया, वो सारा सारा जो है बारिश में घुल करके नीचे चला जाता है। कहाँ? अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है वो। तो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट है हमारा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो कोशिश करना कि समझ आ गया, तभी तो ये बिक रहे इतने ज़्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस वाले आरओ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, महंगे महंगे बिक रहे हैं। समझ आ गया? तो नुकसान और ये मतलब हम देखेंगे उसको कम करने के लिए, ठीक है। अब वो ज़माना नहीं रहा, समझ आ रहा है? तो हम जो है स्वच्छ जल पीएंगे, स्वच्छ जल मिल नहीं जाता तुमको, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि देखिए नॉर्मल ये बैक्टीरिया वायरस वाली डिजीज अगर वो दिक्कत नहीं है ना। बीमार हो गए, कुछ हो गए, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा भैया ये 1 हफ्ते की दवाई है, खा लो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब मर जाएगा। कौन पूछ रहा है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया वायरस फंगस को? हालांकि ऐसा नहीं है, इंडिया में फिर भी मोर्टेलिटी है, बट टाइम से तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो फिर तुम झाड़ फूक करवा रहे हो तो फिर तुम मरोगे मरोगे। समझ आ गया? ठीक है। लेकिन ये है कि डॉक्टर के पास चले गए। दिक्कत क्या होती है, ये होते हैं हैवी मेटल्स, नाइट्रेट, सल्फेट, ये चीजें, और इससे जो है बहुत बड़े बड़े बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज तुम्हें पता है, इंक्लूड सॉइल इरोजन, मिनरल लीचिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ध्यान देना, वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज, इसमें सॉइल इरोजन आ रहा है, मिनरल लीचिंग आ रही है। समझ आ गया? मिनरल लीचिंग, मिनरल
नीचे चला जा रहा है, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। पॉइंट सोर्सेज, ध्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं जो तुम्हारा हमको पता है कि उनका ओरिजिन कहां पर है, समझ में आ गया। जैसे अभी मैं बताई थी चिमनी, तो तुमको पता है भाई चिमनी से ये धुआं आ रहा है, तो चिमनी से हम बोलेंगे वो हो गया पॉइंट सोर्सेज, उसको तुम ट्रीट कर सकते हो। जैसे हमारी गाड़ी से धुआं आ रहा है, तो समझ में आ गया, वहां से आ रहा है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज योर पॉइंट सोर्सेज, जिसका ओरिजिन पता है, समझ में आ गया। नॉन पॉइंट सोर्सेज वो हो गए जिनका ओरिजिन हमको नहीं पता कि कहां से है। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोई वाटर बॉडी है, हमारी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, अब इसके अगल बगल खेत है, समझ आ गया, होंगे खेत होंगे। अब यहां पर खेत हैं और यहां पर हमने जो है, यहां पर हमने डाल रखे हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाल रखे हैं, है ना। अब बारिश हुई या हमने सिंचाई की, तो ये सारे जो है ये पोल्यूटेंट्स कहाँ आएंगे, लेक्स में आ जाएंगे, और क्या करेंगे, यूट्रोफिकेशन क्रिएट करेंगे, समझ में आ गया। तो अब जो है कितने बड़े लेवल पे, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से आ रहा है, एक जगह से आता तो हम ट्रीट करते, तो इसको हम बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं क्योंकि उनका कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिन नहीं होता है, वो बड़े लेवल से आ रहे हैं, समझ में आ गया ये चीज। अब जैसे कि चिमनी से आते हैं, तो चिमनी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिए, हमने स्क्रबर लगा दिए हैं, तो ट्रीट हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा जैसे सीवेज है, तुमको पता है कि सीवेज के लिए ये नाला खुल रहा है नदी में, तो वहां पर क्या है, हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं, होते ही नहीं होते, सारा सीवेज जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सारा वो प्योर होकर एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी निकलता है, और जितना बचा वो तुम्हारा खाद बन जाती है, तो उसको तुम ट्रीट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत होती है यहाँ पर, दैट इज नॉन पॉइंट सोर्सेज। मेरी बात में समझ आ गई है परिधि, ठीक है। पॉइंट सोर्सेज पॉल्यूशन डिस्चार्ज फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेज, ध्यान देना, समझ आ गया। स्पेसिफिक सोर्सेज सच एज पाइप्स कैरिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, अब वैसी बात है, उसको तो हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है नॉन पॉइंट पे। नॉन पॉइंट डिफ्यूज सोर्सेज मतलब इधर उधर से हैं, ठीक है, सोर्सेज सच एज एग्रीकल्चरल रन ऑफ, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड रोड्स। अब तुमने यहाँ अपना घर बनाया, घर बना रहे हो तुमने टाइल्स काट रहे हो, समझ में आ गया, वो क्या है, तुमने ऐसी फेंक दिया ना बाहर, कबाड़ फेंक दिया ऐसी बाहर, टाइल्स कटी हुई और ये वो पेंट वेंट किया, डब्बा वो सब, वो हो गया। अब क्या होगा, बारिश आई, सारा बहता बहता कहाँ जाएगा, वो नाली में जाएगा, और नाली से फिर कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। तो अब ये तो नॉन पॉइंट हो गया ना। सीवेज था तो हाँ भाई सीवेज यहां पर गया, जहां पर खुल रहा है वहां हम ट्रीट कर देते हैं, दिक्कत आती है इनमें से। अब हमने तो अपने घर में पुताई करवा दी, क्लियर, ठीक है, और पेंट वो जो है क्या है, वो कोई कौन सा नेचुरल है, वो तो सिंथेटिक होता है सारे, इज इट क्लियर, ठीक है, तो वो कितना हार्मफुल होगा। अब वो बहता बहता ये जो है वो कट करके वो चला गया, तुम्हारी टाइल्स कट गई और वो सब चीजें जो है चला गया, वो फिर क्रिएट करेगा, मेरी बात में समझ आ गई। या फिर यही पानी जो तुम्हारा नीचे सिंक करेगा और कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा नहीं जाएगा, चीज इतना समझ आ गया। तो पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज ध्यान देना, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्सेज में आप एग्रीकल्चरल रन ऑफ रखेंगे, खेतों से बहता पानी, पक्का। सरफेस वाटर पोल्यूशन मतलब सतह पे जो पोल्यूशन हो रहा है, सरफेस वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ एंड इज हाईली वल्नरेबल टू पोल्यूशन, इसी बात है, ठीक है। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन मतलब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, ठीक है, जिससे कि एल्गल ब्लूम एंड वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन, बताया था ना, काई जम जाती है पानी में, इसका मतलब क्या है, यूट्रोफिक है, लेक क्या हो गई है, वाटर बॉडी यूट्रोफिक हो गई है, तो वो दिक्कत है। जहां पानी में काई जम रही है, पानी में वाटर बॉडी में, तो वो लेक जो है, ये वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, मेरी बात में समझ आ गई है, ठीक है। ये क्या तुमको मेरी बात समझ आई। जल प्रदूषण के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, अस्पष्ट सोर्स, सतही जल प्रदूषण, ठीक है। मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर पॉल्यूशन, पहला कौन सा है, डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज, तुमको पता ही है, जैसे कि
Detergent, food waste, human excreta, it is the largest source of water pollution. Phosphate promotes algal blooms, reducing oxygen level in water. समझ में आ गया? ठीक है, शैवाल जो है बढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इंक्लूड केमिकल्स, ऑयल्स, हेवी मेटल जैसे कि लेड, मर्करी, कैडमियम, एसिड्स एंड एल्कलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज. ठीक है. एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब खेतों से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर एंड सिल्ट एंटरिंग वाटर बॉडी थ्रू रन ऑफ. थर्मल पॉल्यूशन क्या हुआ? बताया था ना, जब पानी बहुत सुपर हीटेड स्टीम है, गर्म पानी सपोज हमने क्या कर दिया, एकदम वाटर बॉडी में छोड़ दिया, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से खौलता हुआ पानी जो आया उसने टरबाइन रन की. ठीक है, रन करने के बाद वो खौलता पानी हमने, पानी तो वो शुद्ध है, समझ में आ गया, लेकिन वो गर्म पानी और उसको हमने फेंक दिया फिर कहाँ, वाटर बॉडी में. तो अब क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा उससे. तो हम देखते हैं कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे बड़े हुए टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं. तो ये चीज़, इसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन. तो ज़रूरी नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ सब्सटेंस से हो, वो ऊर्जा से भी हो सकता है. समझ आ गया? वो तुम्हारा एक एनर्जी से भी पॉसिबल है. जैसे हमने देखा थर्मल पॉल्यूशन. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन caused by naturally occurring radioactive materials and industrial activities harmful to human health. समझ में आ गया? ठीक है. तो ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, ठीक, जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं तुम्हारे, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसका क्या है, उसका वेस्ट जो है ऐसे डंप कर देते हैं. तो वैसे उसके लिए जो है कंटेनर में रखा जाना चाहिए. या तुमने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, जैसे सपोज करो किसी को कैंसर है तो रेडियो एक्टिव वो लगाते हैं उस पर. समझ आ गया? तो वो पूरा जो है, जो वेस्ट जाता है रेडियो एक्टिव, वो उसके लिए प्रॉपर, तुमने देखा होगा ऐसे डब्बे में ऐसा होता है. हॉस्पिटल में जाओगे तो इस तरह से वो डब्बे में इस तरह से बना होगा कुछ, इसके जो इस तरह से कुछ बना होता है. समझा? जैसे एक तो हरा डब्बा, एक लाल डब्बा, इस तरह से ऐसे डब्बे में इस तरह से बना होगा. ठीक है ना, ये चीज़ है. तो मतलब उसका मतलब है रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है. समझ आ गया? ठीक है. उसको वो प्रॉपर डिस्पोजल होता है उसका, उसके लिए गाड़ियाँ आएंगी. समझ आ गया? वो ये नहीं उसको ऐसी कूड़े में डाल रही ना, उनका अलग डिस्पोजल होगा. मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ गए तो फिर हमारे टिश्यूज पे कैंसर हो जाता है. समझ में आ गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है. ग्रे वाटर. Grey water is defined as a waste water that is produced from household sources. Okay, ठीक है, household sources से जो आता है. Washing dishes, laundry and bathing. Grey water can contain harmful bacteria and even fecal matters. समझ आ गया? That contaminate soil and ground water. उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रे वाटर बोलते हैं. और ग्रे वाटर कहाँ से आता है? हाउसहोल्ड से आता है, मतलब हमारे घरों से आता है. जैसे कि क्या हो गया, ठीक है ना, बर्तन धो रहे हम, समझ में आ गया, लॉन्ड्री, बेथिंग, ये सब से आता है. इज इट क्लियर? अब देखें लाइट ग्रे वाटर और डार्क ग्रे वाटर. तो लाइट ग्रे वाटर जो है बाथरूम से, जैसे कि सोप, शैम्पूज, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर, बॉडी फैट्स, लिंट एंड ट्रेसेस ऑफ यूरिन, इससे आता है. समझ आ गया? वॉश बेसिन से, जैसे कंटेन सोप, टूथपेस्ट, ये सब आता है. डार्क ग्रे वाटर क्या होता है? किचन सिंक कंटेन फूड रेसिड्यू. समझ में आ गया? प्याज के छिलके और टमाटर और ये सब तमाम चीज़ें गृहणियाँ जानती होंगी, सब चीज़ें. हाई अमाउंट ऑफ ऑयल एंड फैट, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, लॉन्ड्री से कंटेन सोप, ब्लीचेस, ऑयल, पेंट्स, ये सारा क्या होता है? डार्क ग्रे वाटर होता है. मेरी बात तुमको समझ आ गई है? अब हम देखेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन. ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो प्लास्टिक जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक पॉल्यूशन refers to the accumulation of plastic waste in the environment, adversely affecting the wildlife ecosystems and human health. Unlike biodegradable waste, प्लास्टिक क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो है ये टूटता नहीं है, and can persist for hundreds to thousands of years. मेरी बात समझ में हजारों सालों तक जाता है. जहाँ पर प्लास्टिक हम डंप करते हैं, पॉलीथीन डंप करते हैं, वो मिट्टी हो जाती है बैरन, वहाँ कुछ उगता नहीं है फिर. समझ में आ गया? इसलिए हम देखते हैं जो डंपिंग ग्राउंड्स बनाए हैं उसमें क्या कहते हैं, अगर पॉलीथीन है तो वहाँ पर वो क्या है, बैरन हो जाएगी तुम्हारी. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें कम से कम
प्लास्टिक यूज करना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, एक है प्राइमरी प्लास्टिक, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड स्मॉल प्लास्टिक लाइक बॉटल कैप्स एंड सिगरेट बट्स, दैट इज प्लास्टिक। सेकेंडरी प्लास्टिक क्या हो गया, फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर प्लास्टिक आइटम, समझ में आ गया, उसके टूटने के बाद जो बनता है, समझ में आ गया, द्वितीयक बोलते हैं उसको, ये होता है। एक्सटेंट, ये देखो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे डेटा में पूछा जा सकता है। इंडिया जनरेट्स अबाउट 9.46 मिलियन टन्स of plastic waste annually. Around 40% remains uncollected and 43% is used for single used packaging. समझ आ गया, एक बार में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज पैकेजिंग। एक बार हमने किया, उसके बाद यूज एंड थ्रो, जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल होगी तुम्हारी, जो मिनरल वाटर आता है ना, वो पिया हमने, फेंक दिया हमने, ठीक है, ये चीज, इसको नोट कर लो इसको, ठीक है। और इंडिया इस समय प्लास्टिक वेस्ट में, समझ आ गया, बहुत बड़े लेवल पे विश्व गुरु बन गए हैं ठीक है, इसको नोट कर लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तुम ऐसे पेपर में लिख देना इसको। ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, एक होता है, आजकल देखो बहुत चर्चा में नहीं है माइक्रो प्लास्टिक्स, हर जगह जो है माइक्रो प्लास्टिक की चर्चा हो रही है, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक, प्लास्टिक पार्टिकल स्मॉलर देन 5 mm, 5 मिलीमीटर से नीचे, दे आर हार्मफुल, वेरी हार्मफुल टू क्या, इकोसिस्टम एंड फूड चेन, समझ में आ गया। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या हो गया, डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक पेपर बैग्स, बॉटल्स, स्ट्रॉज, कप्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, समझ में आ गया। तभी तुमने देखा होगा आजकल जो स्ट्रॉ आती है ना, स्ट्रॉ, फ्रूटी में स्ट्रॉ, वो प्लास्टिक की नहीं है, वो तुम्हारा ही तो पेपर है, वो हार्ड पेपर है वो तुम्हारा, समझ में आ गया। पहले क्या आती थी, वो प्लास्टिक की आती थी, समझ में आ गया। तो सिंगल यूज, आप सुनो, सिंगल यूज प्लास्टिक को अब धीरे करके फेज आउट करा जा रहा है, मतलब उसको हम हटा देंगे सिस्टम से, धीरे धीरे करते करते, बट एकदम से हटाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, बल्कि ये परसों के पेपर में ये सवाल पूछा हुआ था, जो हाई कोर्ट का पेपर था उसमें ये सवाल पूछा हुआ था तुम्हारा, ठीक है। इज इट क्लियर? यूकेपीएससी का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, मेरी बात समझ गई। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक वेस्ट को कम करो, रीयूज मतलब दोबारा से यूज में करो, उसको यूज करो, और रिसाइकिल, समझ आ गया, उसको बाद दोबारा से, ठीक है ना। आगे की मेजर्स इंक्लूड्स रिड्यूसिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, बताया ना, धीरे करके सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट किया जा रहा है। जैसे कि वो स्ट्रॉ थी, उसको हटा देंगे, मेरी बात समझ गई। तो करते 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 धीरे क्या हो रहा है ये, लेकिन हाँ एकदम से बंद नहीं कर सकते, कि धीरे धीरे करके ही होता है। प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड रीयूज, उसको हम रिसाइकिल। डेवलपिंग सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है ना, सस्टेनेबल मतलब पर्यावरण के अनुकूल विकल्प विकसित करना। इनकरेजिंग इनोवेशन, मतलब प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, हमने भी पढ़ा था, कुछ प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया थे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस, मतलब जो है कहाँ पर हॉटस्पॉट है हम आइडेंटिफाई करेंगे, इज इट क्लियर, तब उसको हम मिटिगेट करेंगे।
कोलैबोरेशन अमंग द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड कम्युनिटीज। समझ में आ गया? इन तीनों में जो है एक साझेदारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। समझ में आ गया? तभी जाकर के ये बात बनी। अब मान लेते हैं, सपोज करो कि सरकार ने तो कदम उठा रखे हैं, चलो भाई नहीं यूज करना है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन हम लोगों ने कहा हाँ भैया जरा पॉलिथीन देना, जरा एक भैया पॉलिथीन देना जरा ना, हमने डिमांड कर दी। दुकानदार तो नहीं बोल रहा ना, वहां कई जगह लिखा रहता है अपना जो थैला खुद लेके आए। अब तुमने काम तो लेके आनी है भैया, जरा प्लास्टिक वो पॉलिथीन दे दो। तो इसका मतलब जब कम्युनिटीज ही वो नहीं करेगी, हम ही वो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है फिर वो क्या देगा। और जब हम लोग यूज नहीं करेंगे तो फिर वो मंगाएगी नहीं ना, प्लास्टिक के पॉलिथीन का पैकेट मंगाएगा नहीं वो। और जब मंगाएगा ही नहीं तो प्रोडक्शन क्यों होगा उसका? क्योंकि डिमांड क्रिएट करती है सप्लाई को। मेरी बात समझ गई? अब डिमांड ही नहीं है तो मेरी बात समझ गई, सप्लाई कहां से होगी? अब मान लो सपोज करो पहले चलता था टाइपराइटर, टाइपराइटर होता था, अब डिमांड ही नहीं है तो कोई बनाता है? कोई पागल ही से बनाएगा। तो जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्या होगी? और हम डिमांड कर रहे हैं भैया जरा देना, जरा पॉलिथीन, एक दूध का पैकेट लेंगे भैया पॉलिथीन देना, वो बोलेगा ठीक है भाई मेरा क्या है, समझ आ गया, वो दे जाएगा। ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो ठीक है किया हुआ है। अच्छा इंडस्ट्री और हम देखें कम्युनिटीज, कम्युनिटी डिमांड करती है तो कई जगह तुमने देखा होगा वो सेस लगाते हैं, इन्वायरमेंटल सेस लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ये अगर जो थैला है वो इतना है या जो भी है करके इसका इतना प्राइस है, ऐसा करके है। समझे आगे? या अपना थैला लेके जाओ, पर तुम बोलोगे ये एक दूध का पैकेट लेने के इतना बड़ा थैला कौन लेके जा रहा, मतलब जो हाँ इससे बड़े आदमी है, वो भी अच्छा लगता मुझे। समझ आ गया? मतलब तुम्हारे सब कोई बीड़ी का पैकेट लेके आ रहा था, कोई उसको जो है हाथ में लेके जाएगा तो अच्छा तो लगेगा वो है सपना, स्टूडेंट बात है कोई ठीक है, समझ आ गया? इज इट क्लियर? सपना समझ आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान देखो भाई, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान देना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल जब इन्वायरमेंट में आते हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द नेचुरल रेडिएशन लेवल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। नियरली 20% ऑफ एक्सपोजर इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। समझ आ गया? अच्छा, तुम्हें पता है रेडियो एक्टिविटी हर एक चीज में पाई जाती है। जो तुम केला खाते हो ना, केला है ना, ठीक है, तो केले में जो है, केला इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो केला होता है आपका ठीक है, वो क्या होता है? इट इज अ रेडियो एक्टिव। उसमें से भी रेडियो एक्टिविटी निकल रही है, रेज निकल रही है। समझा? हर एक चीज तुम्हारी मोस्टली जो चीज है वो क्या रेडियो एक्टिव होती है। बट ये नहीं कि तुम्हें जो है डर लग रहा है वो क्या आवाज से जो है, ऐसा पॉसिबल डरना नहीं चाहिए तुमको। लेकिन क्या होता है कि उसका जो लेवल है रेडियो एक्टिविटी का वो बहुत कम है। मेरी बात तो समझ में आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां होती है? जहां हमने जो है रेडियो एक्टिव फैलाउट जो होते हैं, जो निकलते हैं उसके प्रोडक्ट्स, वो हमने ऐसे इन्वायरमेंट छोड़ दिए ना, वो फिर हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी सी डोज बहुत लीथल होती है, घातक होती है। अभी तुमने देखा होगा कुछ कई सालों पहले जो है दिल्ली में क्या था, इन्होंने रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज किया, समझा क्या? वो कोबाल्ट था, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट था। अब क्या हुआ कि वो कोई आदमी आया उसने जो है, अब उसने वो देखा मतलब क्या चीज है, इस तरह से जो है ना, ऐसी जो कंटेनर था वो ऐसी प्लास्टिक के कंटेनर में छोड़ा हुआ। तभी वो दिल्ली सरकार में बात आई थी इसमें। ठीक है, अब वो क्या हो गया, पूरा एक्सपोज हो गया वो। मेरी बात समझ गई? तो बाद में पता चला उसके बाल निकलने लग गए। घर से तो गया था बिल्कुल जो है मस्त जो है, और वहां जाके फिर वो बाल निकलने शुरू हो गए। इसे क्लियर? फिर बाद में पता चला कि वो तो उसको एक्सपोजर हो गया, तो फिर उसको कन्फाइन कर दिया उन्होंने। और तब क्या होता है, फिर कुछ डोजेस दी जाती है, मतलब मेरी बात में जो उसको अब्जॉर्व कर रहे। तो ये इतना ही हार्मफुल है। जबकि उसने ऐसे छुआ था उसको, इस तरह से ऐसे जस्ट छुआ था, थोड़ा बहुत ऐसे कर गया था, लेकिन वो एक्सपोज हो गया उसको। बट वो इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है वो, तो टिश्यूज जो है वो हो जाते हैं। समझ आगे? और लंबे एक्सपोजर से क्या हो जाता है भाई? म्यूटेशन हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। मैडम क्यूरी जो है, तुमको पता होगा मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था? रेडियो एक्टिविटी। समझ आगे? रेडियम जो है वो उसमें है ना, ठीक है, उसमें वो काम कर रही थी। अच्छा, उस समय उनको पता ही नहीं था। दो नोबेल प्राइज ले गई वो लेडी,
लोगों को एक नहीं मिलता, दो दो ले गई वो, सोचो। लेकिन क्या हुआ, अच्छा उसको पता भी नहीं था और वो उस पर काम करी नॉर्मल, हाथ से पकड़ करके ये चीजें। उसका हस्बैंड भी जो है हेनरी बेक्यूरेल, सॉरी हेनरी क्यूरी, क्या नाम था, मारी और वो क्यूरी, नाम भूल गया मैं। अच्छा अब वो ज्यादा वो काम किया उसने जो है, उसको पता ही नहीं था। तो कुछ समय बाद क्या हो गया, वो मर गई, वो काफी यंग एज में मर गई थी। तो बाद में पता चला कि अच्छा ये रेज इतनी हार्मफुल होती है, वो काम तो कर रही थी, ठीक है ना। तो ये चीज है, काफी लंबे ड्यूरेशन तक एक्सपोजर हो जाए तो सिंपल सी बात है, इंसान की डेथ हो जाती है, टिश्यूज एक्सपोज हो जाते हैं ना, मतलब उसमें। तो ये चीज, radiation is a form of energy that travels through space mainly released from the decay of radioactive substance. It is of two types, non ionizing radiation। देखें, नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है वो आयोनाइज नहीं करेगी, वो हार्मफुल नहीं होती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई। रेडिएशन देखना दो तरह की होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। हमारी बॉडी में पड़ी आयंस बनाए, आयंस बना रही है वो, तो हार्मफुल होगी वो स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन को बिखेर देगी और फिर हम देखेंगे आयन बन जाएगा। तो हम देखेंगे जैसे कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, समझा, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के लिए होती है, वो हार्मफुल नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। इंफ्रारेड IR जो हम जैसे कि रिमोट कंट्रोल से बटन दबाते हैं, ब्लूटूथ, समझ आ गया, मेरा दांत नहीं, ब्लूटूथ जो होता है, समझ आ गया, वो तुम ब्लूटूथ है, ठीक है, मेरा दांत किसका होगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि वो क्या है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। अब जैसे जो होता है माइक्रोवेव होता है, लोग बोलते हैं माइक्रोवेव खतरनाक होता है, बेवकूफों को यही नहीं पता कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, उसमें रेडिएशन छूटती है, समझ आ गया, ठीक है। तो माइक्रोवेव सेफ है, माइक्रोवेव जो है तुम्हारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आती है, इट इज कंप्लीटली सेफ, समझ आ गया। वो तुम्हारा जो है वो व्हाट्सएप ज्ञान जो तुम देखते होंगे या फिर उस पर यूट्यूब में आता है खतरनाक चीजें जो है, उनको साइंस का कुछ ऐसा तक नहीं पता, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में फर्क क्या है। माइक्रोवेव बिल्कुल सेफ है, हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है, लोग बोलते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट का लॉस होता है क्योंकि गर्म हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट का लॉस ज्यादा तुम वैसे जो आग में पकाते हो उससे ज्यादा लॉस होता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, उस पर ज्यादा लॉस होता है। जो तुम कन्वेंशनल जो वो करते हो ना, कुकिंग करते हो, तो न्यूट्रिएंट का लॉस तो उसमें होगा। तुमने दूध उबालने के लिए रखा हुआ, उबल रहा जी, बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल खतरनाक खोल गया, और तुम सोच रहे हो कि जितना उबाल आएगा उतना बढ़िया दूध होगा, है? दूध में प्रोटीन होंगे, उबाल आ रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म से प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएंगे, वाइटामिन डीनेचर्ड हो जाएंगे, तो क्या बचा, फिर पानी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? हाँ, तो वो दूध को उतना उबालना नहीं चाहिए, तो रखा हुआ तुमने और तुम फोन में बात कर रहे हो, उबाल पे उबाल आ रहा है, तो फिर बेकार है, इससे बड़ा मत ही पियो दूध, इससे बड़ा पानी पी लो, समझ आ गया, ठीक है। प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं ना, हीट बढ़ेगी तो वो बॉन्ड्स टूटेंगे उसके ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो न्यूट्रिएंट का लॉस के हिसाब से तो भाई ठीक है, मत यूज करो, तो फिर तो तुम गैस भी यूज मत करो, तो कच्चा खाओ जैसे जानवर खाते हैं, समझ में आ गया। हाँ, रहा सवाल जो है रेडिएशन का, तो वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, कल बताया था ना, आंख पे पड़ी और मोतिया बिंद हो गए, समझ आ गया, ठीक है। रेटिना में पड़ी, रेटिना के सेल डैमेज हो गए, ठीक है। एक्स रेज, गामा रेज, समझ आ गया। तभी तुमने देखा होगा एक्सरे रूम में जाते हैं तो वो बोलते हैं, वो एक कपड़ा पहनते हैं वो इंसान, जो रोज कर रहा है एक्सरे, उसको तो एक कपड़ा पहनना पड़ता है। अब हम गए हुए हैं तो हमारा तो एक्सरे लेना है, तो हम तो नहीं पहनेंगे उसको, है ना, ठीक है। तो वो चीज है। गामा रेज होती है, गामा रेज कहां से मिट होती है, इसी रेडियो एक्टिव जो है, जो तुम्हारा क्लाउड्स है उससे रिलीज होती है गामा रेज। जैसे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, गामा रेज रिलीज होती है, ये होती है हार्मफुल, समझ आ गया। मेजर सोर्सेज इंक्लूड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यूरेनियम माइनिंग, न्यूक्लियर टेस्ट, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स एंड न्यूक्लियर वेस्ट। तो ध्यान देना, न्यूक्लियर वेस्ट जो है थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर देता है, समझ में आ गया। इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, समझ आ गया। इट कैन कॉज कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन एंड सीवियर हेल्थ इफेक्ट्स लाइक नॉजिया एंड हेयर लॉस। बताया ना, हेयर लॉस, वो इंसान गया तो था बिल्कुल, और बाद में जो है, ठीक है, हाँ,
while also contaminating land and water. ठीक है. Control measures include strict regulations, safe disposal, monitoring systems and promotion of non-radioactive alternatives. मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, ये चीज होती है. तो दिस इज योर रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन. ठीक है. सॉइल पॉल्यूशन, अब मतलब जितना भी ये हार्मफुल एफ्लुएंट्स हैं जब वो सॉइल में जाएंगे सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. समझ में आ गया? सॉइल पॉल्यूशन इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्वालिटी ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस मेकिंग इट अनफिट फॉर ऑर्गेनिजम्स एंड रिड्यूसिंग फर्टिलिटी. समझ में आ गया? उसकी उत्पादकता में वो फर्क डाल देते हैं. ठीक है. इट अकर्स ड्यू टू बोथ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल प्रोसेस. ठीक है. तो मेजर सोर्सेस क्या हो गए? सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक्स, बैटरीज रिलीजेस टॉक्सिक सब्सटेंस. तुमने देखा होगा हमारा जो ई वेस्ट होता है ना, ई वेस्ट, मोबाइल खराब हो गया फेंक दिया, समझ आ गया? ईयरफोन्स खराब हो गए फेंक दिए, लैपटॉप फेंक दिया, ये सब डंप हो गया. अब ये चीज क्या है? ये माइक्रो प्लास्टिक रिलीज करेगा और ये किस में जाएगा? ये तुम्हारा सॉइल में जाएगा. मेरी बात तुमको समझ आ गई है? फिर वो सॉइल को पोल्यूट करेगा. अभी मैंने तो बताया था जहां पर प्लास्टिक होगा सॉइल में तो उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. समझ आ गया? ठीक है. इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश कहां से आ रही है? फ्रॉम द कोल फायर प्लांट से आ रही है, कोयले से आती है. एंड केमिकल रेजिड्यूज, agricultural chemicals such as fertilizers and pesticides causing contaminants and eutrophication. मेरी बात तुमको समझ आ गई है? एक्सेसिव फर्टिलाइजर डालना नहीं चाहिए क्योंकि सॉइल खराब हो जाती है. पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, खरपतवार हम डाल रहे हैं वो भी खतरनाक होती है. मेरी बात तुमको समझ आ रही है? कंट्रोल मेजर्स क्या होना चाहिए? प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, ट्रीटिंग सीवेज, प्रमोटिंग वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग मतलब केचुए पालते हैं ना, केचुए, वो एकदम नेचुरल तरीका है. वर्मी कंपोस्ट, केचुए हमने छोड़ दिए और ठीक है, केचुए क्या करेंगे? मिट्टी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और हवा को वो अंदर तक पहुंचाते हैं. समझ में आ गया? मिट्टी खाएंगे और उनके वेस्ट प्रोडक्ट में मिट्टी निकलेगी और उसमें नाइट्रोजनस कंटेंट निकलेगा. तो समझ में आ गया? एज अ मैन्योर के तौर पे काम होगा. इसलिए हम केचुओं को बोलते हैं क्या? किसानों का दोस्त. समझ में आ गया? वो किसानों का दोस्त, ठीक है ना. तो मिलता है वर्मी कंपोस्ट मिलता है. ठीक है ना. केचुए लाओ तुम खूब जो है, समझ में आ गया, और उसको छोड़ो अपने. अच्छा होगा, ऐसा होगा. ठीक है. जब केचुआ मरेगा, डिग्रेड होगा, उसका ह्यूमस बनेगा. मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए जो है नॉइज पोल्यूशन. ठीक है. नॉइज पोल्यूशन, अब तुमने जो है डीजे बजाया हुआ है भयंकर, ठीक है, शादी किसी और की, खुशी ज्यादा तुम्हें हो रही, दूल्हे से ज्यादा तुम्हें खुशी हो रही है मतलब, और तुम भयंकर नाच रहे हो और डीजे बज रहा है भयंकर. समझ आ गया? अब क्या हो रहा है? इससे जो है क्या होता है? साउंड और नॉइज पोल्यूशन होता है. अच्छा, नॉइज और साउंड में क्या है? अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज. समझ में आ गया? मेरा समझ गई? और जब वो साउंड जो है हमारे एयर ड्रम्स पर टकराए, समझ में आ गया, और क्या होता है? हम देखते हैं हमारा एयर ड्रम बहुत भयंकर वाइब्रेट करता है, लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं, उनको ऊंचा सुनाई देता है. मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है. तो ये क्या है? नॉइज पोल्यूशन. मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है ना. अच्छा, साथ में नॉइज पोल्यूशन क्या करता है? बहुत तेज कहीं बज रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो धक 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 इस तरह से होता है. तो ये क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ना मतलब अच्छी चीज थोड़ी ना होता है. समझ आ गया? तो ये बीमारियां क्रिएट करेगा फिर. मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है. अब इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही मतलब ये है कि हर चीज में जो है, समझ आ गया भाई, विदेशों में भी होती है शादी, चुपचाप होती है वहां पर जो है, और इंडिया में दुनिया को सुनाया जा रहा मतलब. समझ आ गया? ठीक है. नॉइज पॉल्यूशन क्या है? इज द एक्सेसिव और अनवांटेड, ठीक है, excessive or unwanted sound that harms human health and environment. It is measured in decibels dB में. Sound above 85 dB is prolonged for prolonged period is harmful. मेरी बात समझ में आ गई? तभी तुम देखोगे जब तुम अपना वॉल्यूम बढ़ाते हो ना मोबाइल में, तो वो बोल देता है, वो इंडिकेशन दे देता है
कि इससे ऊपर जो है आपके कान के पर्दे इफेक्ट हो जाएंगे, तभी तुम साउंड ऐसे बढ़ाते रहना, तो वो उसके बाद एक लेवल के बाद वो जो है वार्निंग दे देगा कि हमारे कान के पर्दे कितने कितने डीबी तक सुन सकते हैं, उससे ऊपर वो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगी फिर। और वो तुम्हारा क्या होता है कि कान, समझ में आ गया, एयर और हमारा ब्रेन को इफेक्ट करता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, ध्यान देना। तुम काफी लंबे समय तक जो है सुनते रहो, तुम्हारा सर जो होने लगता है तुम्हारा, समझ में आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, 85 डीबी से ऊपर, डेसिबल से ऊपर, ठीक है ना, हार्मफुल होता है। मेरी बात समझ में आ गई। कई जगह तुमने देखा होगा हॉस्पिटल के बाहर लगा रहता है कि नो हॉर्न जोन, यानी कि पैप 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 लगे हो तुम भाई आगे बढ़ा गाड़ी और ये सब, समझ में आ गया। वो क्या होता है, मरीजों में और ज्यादा जो है बीमारी लूज कर देगा और उनके बीपी और ये सब बढ़ जाता है, इसलिए हॉस्पिटल्स के बाहर, समझ में आ गया, नो हॉर्न जोन होता है। तुम देखो स्कूल के बाहर भी होता है, समझ में आ गया, या एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है तुमने देखा कई जगह ऐसा होता है, वहां पर नो हॉर्न जोन होता है। तो ये चीज, इज इट क्लियर? सोर्सेज इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज, पुअर अर्बन प्लानिंग, सोशल इवेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस होल्ड गैजेट्स। समझ में आ गया? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हमारे ये जो है क्या कहते हैं, बातें नहीं, ये क्या कहते हैं, गाड़ियां चल रही हैं सुबह से शाम तक, समझ में आ गया, ये भी नॉइस क्रिएट करती है, ठीक है। इट कैन लीड टू हियरिंग लॉस, ध्यान देना, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज एंड डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ एंड इको सिस्टम। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज है, तुमने कभी देखा होगा कि तुम जा रहे हो बड़ी तेजी से, वो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, भौंकते हो, क्योंकि अब तुम देखो कि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ही, वो इंफ्रारेड सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते, उनके जो है सुनने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, रेंज होती है। हमारी तो 20 से जो है 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, उससे नीचे हम सुनाई नहीं देगा, उससे ऊपर हमने 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनाई नहीं देगा, हम समझ, हम डेफ होते हैं उसके लिए। लेकिन जो डॉग्स होते हैं उनकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो जो नहीं सुनाई दे रहा है वो उनको सुनाई दे देता है। अब ऐसे में अगर ज्यादा तुम बाइक में जो बुट 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 लोग करते नहीं करते हैं वो करोगे, अब तुम सोचो उनको तो कितना तेज सुनाई दे रहा है, और ऐसे में क्या होता है, वो पागल नहीं जाएंगे वो, और तब वो जो है बाइक के पीछे भागते हो तुम्हारे। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि क्या होता है, उनमें स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, समझ में आ गया, वो गुस्सैल हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज ये होता है। अब जो है, अब हम ही देख लो ना, अगर शाम को बहुत भीड़ हो रखी है और हम जो है घर घर में जा रहे हैं उसके बाद, है ना, और पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, हमें कितना गुस्सा आता है, क्योंकि हम तो घर में आते हैं बोलते हैं यार अब आराम पड़ा हमको, ये तो थक जाते हैं ना हम, क्यों? क्योंकि वो जबकि हम कार में बैठे हैं, मान लेते हैं हम तो कोई चल भी नहीं रहे, कार में बैठे हुए, लेकिन इतना स्ट्रेस उस साउंड से पै पै ये करके हम घर जाते हैं, हमारा हम बोलते हैं यार भैया हमारा दिमाग ऐसा। तो वो जो है नॉइज क्या करता है, क्रिएट करता है। अब तुम पहाड़ों में जाते हो, सन्नाटा है, तो तुम अपने आप तुम्हारा जो है पीस लेवल मेंटेन हो जाता है, समझ में आ गया, वो बिल्कुल चिड़िया चहक रही है, समझ आ गया, चू 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 हो रहा है, नेचुरल साउंड है। मेरी बात समझ आ गई? तो इससे तुम्हारा पीस लेवल हो जाता है, ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, थर्मल पॉल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया था, अच्छा नहीं पढ़ा था। थर्मल पॉल्यूशन इज अ सडन चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, पढ़ लिया हमने, समझ आ गया। इट मेनली अकर्स व्हेन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स डिस्चार्ज हॉट वाटर इनटू रिवर्स और लेक्स, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर रिड्यूसेस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, देखें, रिड्यूसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। अब पानी में अगर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व है तो क्या होगा, पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो दिक्कत में जाएगी, वो मरने लगेगी। एंड प्रमोट्स एल्गल ब्लूम्स हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। मेरी बात समझ गई? O2 जो है जब जाएगी तो हम देखेंगे CO2 डिजॉल्व होगी, CO2 डिजॉल्व होने की वजह से प्लांट्स को CO2 चाहिए, फोटोसिंथेसाइज करते हैं वो, तो क्या होगा, ऐसा करके एल्गल ब्लूम होता रहेगा, और हम देखेंगे लेक जो है या वाटर बॉडी यूट्रोफिक होती रहेगी तुम्हारी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है ना। जिस पानी में काई लगी है वहां पर जो है क्या हो जाएगा, वो पानी टॉक्सिक होता है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफी हद तक कम देखी जाती है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज है। इट कैन डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, कॉज माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज एंड इवन मास डेथ ऑफ
ऑर्गेनिज्म। अब पानी में अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो मछलियाँ क्या होंगी, मछलियाँ मर जाएंगी या फिर माइग्रेट कर जाएंगी। तो अगर मान लेते हैं हमारी नदी में मछलियाँ पाई जा रही थी अच्छी खासी, लेकिन क्या होगा, गर्म वहाँ पर वाटर बॉडी में हॉट वाटर आ रहा है, तो वो क्या होंगी, वहाँ से दूर चली जाएंगी। तो अब हमारी उस नदी में मछलियाँ नहीं मिली हमको। मेरी बात को समझ आ गई। कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड्स कूलिंग टावर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। क्या है, जैसे मान लेते हैं हॉट वाटर आया इंडस्ट्रीज से, तो पहले उसको ठंडा होने दिया, मेरी बात समझ आ गई, नेचुरली ठंडा होने दिया, या कूलिंग टावर होते हैं, रेफ्रिजरेशन होते हैं, ठंडा होने दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया, ऐसे कोई चिल्ड नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर आने दिया, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया पानी में। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। रिसाइकलिंग हीटेड वाटर एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग पॉन्ड्स, उसका क्या कर दिया हमने, उसको हमने रिसाइकिल कर दिया। मेरी बात मुझे समझ आ गई। कई जगह क्या होता है, ये जो हॉट वाटर छूटता है ना, हॉट छूटा, तो कई कंपनीज क्या करती हैं, इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए उस हॉट वाटर को वो पाइपिंग के थ्रू क्या बना देती है, जैसे कहीं ठंड पड़ रही है, पाइपिंग के थ्रू क्या करते हैं, वहां पर तो कमरा गर्म रहता है, तो हमको फिर जो है हीटर नहीं चलाना पड़ेगा, तो उस चीज का यूज कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया हमने, या किसी चीज को हीट करने के लिए कर दिया, तो गर्म पानी में क्या किया हमने, जो है हीटिंग कर दिया। जैसे मान लें कि ठंडा पड़ रहा है, ठंडियां हैं, तो गर्म पानी को हम क्या करेंगे, वहां छोड़ने के बजाय उस गर्म पानी को हमने क्या कर दिया, हीटिंग में हम लिया है इसको। इज क्लियर? तो गर्म पानी से हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं हम मस्त जो है ऑफिस में। मेरी बात समझ आ रही, ठीक है ना? तो ये चीज उसको हमने रियूज कर दिया है, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, तो सॉलिड वेस्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? तुमने सुना होगा कभी, सॉलिड होता है। मेरी बात समझ रही, ठीक है ना? अब अलग अलग जगह से आता है तुम्हारा, ठीक है ना, हाउस होल्ड से भी आता है तमाम चीजें। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन रिफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक्स, मेटल्स, ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक, मेटल्स और बहुत सारी चीजें तुम्हारी जो है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डेब्री, बायोमेडिकल वेस्ट एंड हाउस होल्ड गार्बेज। अच्छा, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट लीड्स टू हेल्थ हैजार्ड। अभी तुम देख रहे होंगे हमारे घरों में जो गाड़ी आती है, घर पे आती है, कूड़े वाली गाड़ी आती है, तो वहां से डिस्चार्ज, वरना क्या है, तुम ऐसे कहीं फेंक क्या जा रहे हो, सड़क के किनारे फेंक देते हैं लोग, ये गलत है। प्रॉपर उसका एक जो है डंपिंग ग्राउंड बनाया जाता है, समझ में आ गया, जहां तुम देखते हो बड़ी बदबू आती रहती है तुम्हारे, समझ में आ गया, ठीक है ना? ये तो क्या होता है, उनका प्रॉपर एक जगह डिस्पोज किया जाता है उनको, ठीक है ना? ये टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे कि हाउस होल्ड एंड कमर्शियल वेस्ट, जो हमारी गाड़ी आती है घर पे, समझ आ गया, तो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आती है वो, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफन हैजार्डस एंड टॉक्सिक, उसमें केमिकल्स होते हैं, इनका डिस्पोजल अलग होता है। मेरी बात समझ गई, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्पोजल ग्राउंड पे नहीं होता, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स पोजिंग सीरियस हेल्थ रिस्क, ठीक है ना? इसी प्रकार इसका हेल्थ अलग होता है। जितने भी तुम्हारे हॉस्पिटल का वेस्ट है, समझ आ गया, उसके लिए जो है एक अलग से गाड़ी इनकी आती है, इनको उसको पैसे देने होते हैं, समझ आ गया, और फिर वो जाकर के अलग से इसको डिस्पोज करते हैं, वो उनका काम होता है, पैसे लेंगे, ठीक है ना? नॉइज पोल्यूशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रॉपर सेग्रीगेशन। तुमने देखा होगा ना, जब गाड़ी वाली जो घर पे आते हैं वो बोलते हैं कि सोर्स सेग्रीगेशन करने वाले को इनाम दिया जाएगा। मतलब सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, मतलब घर का वेस्ट, खाने का वेस्ट अलग, और प्लास्टिक उस्टिक ये सारा पॉलिथीन अलग, उसको बोलते हैं सेग्रीगेट करना। तो क्या हो जाएगा, जितना भी जो तुम्हारा घर का वेस्ट है, चाय पत्ती और ये वो प्याज के छिल के तमाम चीजें, ये तो क्या होगा, ये हार्मफुल नहीं, क्योंकि ये तो डिग्रेडेबल है, तो इसको अलग कर देंगे हम। और जो फालतू चीज हो गया तुम्हारा, जैसे कि प्लास्टिक के पैकेट हो गए, ये सब तमाम चीजें हो गए, ये हमारा अलग से हो जाता है। तो फिर सेग्रीगेट करते हैं हम, तो फिर क्या होगा, ये फिर बाद में रिसाइकिल होती है, जैसे कि फोन वोन जितना भी कुछ है ये सब रिसाइकिल होगा। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, हम इंडिया में क्या करते हैं, एक उसमें ही हम सारा भर देते हैं, लो भैया, समझ आ गया, ठीक है ना? तो हिंदुस्तान में तो ऐसे ही चलता है। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट, ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, फोन वोन ये सब मान लो ये बेकार हो गई ये सब कुछ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिफर्स टू डिस्कार्डेड ऑब्सोलीट, मतलब जो यूज नहीं हो रहा है, और ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट हैव क्रॉस्ड देयर शेल्फ लाइफ। समझ में आ गया? पुराने हो चुके हैं वो। These are often dismantled, burned or dumped in landfills, leading to land and water contamination. ध्यान देना, इन सारी चीजों को जलाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक को जला करके डायऑक्सिन्स रिलीज होते हैं। समझ में आ गया? बहुत हार्मफुल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। समझ में आ गया? लोग तुम देखा होगा कोई टायर जला रहा है, कोई कुछ है ना, ये सारा क्या है, एयर को और ज्यादा पोल्यूट कर देगा, और वही फिर हम इनहेल करेंगे। मेरी बात तो समझ में आ गई? तो इनका प्रॉपर जो है इनकी रिसाइकलिंग होगी, पक्का। अब तो ये हो गया है कि जैसे ये प्लास्टिक जितना भी है इसको रिसाइकिल करके इसका क्या करेंगे, ये तुम्हारा जो है सड़क के में कोल तार की जगह ये यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब जो है अब ऐसी सड़कें बन रही हैं, तो डिस्कार्डेड प्लास्टिक का क्या कर दिया, उसको पिघला करके हमने उसकी रोड बना दी। अब क्या होगा, जनरली क्या होता है, सड़क क्यों टूटती है? सड़क ध्यान देना इसलिए टूटती है, देखें जैसे मान लेते हैं कि भाई ये हमने बिछा रखा है कोल तार, ठीक, कोल तार है, इसके नीचे होता है कंकड़ पत्थर होते नहीं, कंकड़ बिछाते हैं, बजरी बिछाते हैं, और इसके नीचे है सॉइल। इसके नीचे क्या है? सॉइल, यही तो होती है ना। अब क्या होता है, यहां से पानी नीचे जाता है, पानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो यहां पर क्या होगा, सॉइल में इरोजन क्रिएट करेगा, तो ये मिट्टी बह गई, मिट्टी बहेगी तो इसके ऊपर जो कंकड़ थे वो नीचे आ गए, वो नीचे आएगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी नीचे आ गया, और हम देखेंगे गड्ढे हो गए। तुम देखना बरसात में ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा पानी बरसता है, तो अब मिट्टी तो क्या है, नीचे साइड से बह के चली गई, मिट्टी बह गई तो कंकड़ पत्थर नीचे आ गए, और हम देखेंगे वो पूरा ऐसे टूट गया। होता ही नहीं होता है, पॉट होल्स होते हैं ग्रेट। अब क्या होता है कि प्लास्टिक अगर हम यूज करेंगे, इसका जो है ये हमने प्लास्टिक, तो क्या होगा कि प्लास्टिक वो पानी को तो रोकेगा, तो वो पानी को नीचे जाने नहीं देगा या कम जाने देगा, तो इससे क्या होता है, हमारी रोड ज्यादा चलेंगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है ना, रोड ज्यादा चलेंगी और क्या होगा, खर्चा कम होगा। इसलिए जो है अब इसके लिए भी यूज किया जा रहा है प्लास्टिक को। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? कई जगह पॉलीथीन जो है उसको मतलब जो है उसको बर्न करके वो जो लिक्विड जो है उसको एज अ यूज कर रहे हैं, ऐसा भी देखा जा रहा है। ठीक है ना? इज इट क्लियर? It includes e-scrap generated from computers, mobiles, televisions and other electronics goods. ठीक है? E-waste is highly toxic as it contains harmful substances like mercury, lead, cadmium, brominated flame retardants, chromium, beryllium and lithium. These toxins affect multiple human body systems and can cause birth defects and damage to the brain, liver, kidney and reproductive system. समझ आ गया? ये इस तरह से जो है ये इफेक्ट डालते हैं। इतना समझ आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करते हैं। मेजर टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड इफेक्ट, सबसे पहले हो गया लेड। ठीक है, लेड, इट इज रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सीआरटी। सीआरटी क्या हुआ? है व्हाट इज सीआरटी? बताओ भाई। व्हाट इज सीआरटी? बताओ। आप बोलो। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़। अच्छा, तुमने एक चीज देखी होगी, कभी तुम पेट्रोल पंप पे गए हो? गए हो तो वहां देखते हो तुम लिखा रहता है अनलीडेड पेट्रोल। देखा है कभी तुमने? देखा ही तुमने? सीसा रहित पेट्रोल देखें कभी तुमने? सुनो, देखें? ठीक है,
लेड बेसिकली क्या है, तुमने पेट्रोल में तुम्हें बताता हूं था क्या, जैसे पेट्रोल है सपोज करो, ठीक है, पेट्रोल है, होता क्या है कि पेट्रोल जब गाड़ी में जाएगा या डीजल गाड़ी में जाता है, ठीक है, अब उससे हमने उसको चलाया, हमने ठीक है, गाड़ी चली। अब क्या होता है कि अगर हम जो है सिंपल उसको हम पेट्रोल को डालेंगे ना, तो हमारी गाड़ी जो है खड़खड़ 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 गड़ इस तरह से करेगी। इसको बोलते हैं हम नॉकिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम नॉकिंग, नॉकिंग प्रॉपर्टी। तो मतलब जो है गाड़ी आवाज करेगी, समझ में आ गया, और भयंकर ढंग से कांपेगी, खड़खड़ 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 इस तरह ऐसे करके होता है मतलब। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो होता क्या है कि हम जो है उस तेल में जो जो ऑयल है उसमें हम डालते हैं एंटी नॉकिंग वाला जो चीज, कंपाउंड डालते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जिससे कि गाड़ी स्मूथ चले। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब आवाज ना हो, इसको बोलते हैं नॉकिंग ना हो। तो एंटी नॉकिंग के लिए हम जो है कुछ सब्सटेंस तेल में डालते हैं, तब जाकर गाड़ी स्मूथ चलती है। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? तो ऐसे में जो है एक होता था तेल, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। मेरी बात समझ में आ गई? टेट्रा इथाइल लेड मतलब क्या है भाई? लेड की 4 वैलेंसी होती है। हाँ, C2H5, 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 C2H5। समझ आ गया? टेट्रा इथाइल लेड ऐसा था। ये हम डालते हैं, इसको बोलते थे हम तेल, बोलते थे तेल, टीएल तेल। इसको हम डालते थे तो क्या होता था कि गाड़ी मस्त चलती है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। बट क्या होता था, क्योंकि पेट्रोल के साथ ही होता था, ये डलता था। अब जब पेट्रोल बर्न होता था ना, तो क्या होता था, ये भी बर्न होता था, ये बर्न होगा और ये लेड जो है ये निकलेगा सीधा हवा में निकलेगा। मेरी बात मुझे समझ आ गई? कहां निकलेगा? हवा में निकलेगा। अब ये हवा में निकल करके हम इसको हवा में हम इनहेल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता था कि ये बहुत बीमारियां क्रिएट करता था। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? ठीक है। तो अब क्या हुआ, ध्यान देना, CRTs and microchips causing neurological damage, kidney issues and affects children mental development। समझ में आ गया? ये चीज थी। तो अब जब बहुत बीमारियां होने लगी, तो अब सरकार ने कहा अब ये जो तेल है ये नहीं डलेगा, टेट्राइथाइल लेड। तो फिर इसके ऑल्टरनेटिव आते हैं। फिर मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज। तो क्या हो गया, अब तेल में लेड खत्म कर दिया, अब वो नहीं डलता है। मेरी बात मुझे समझ में आ गई? देखें, पेट्रोल की जो है प्योरनेस नापी जाती है, मतलब कितना नॉकिंग करेगा नहीं करेगा, इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? पेट्रोल जो है ऑक्टेन नंबर और डीजल सीटेन नंबर, इसको नोट कर लो, ये एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था। ऑक्टेन नंबर जो है क्या है, समझ आ गया? पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर है, हर एक अपना ऑक्टेन नंबर होता है। मतलब जो है देखो, उसकी क्या दिखा रहा है वो, नॉकिंग प्रॉपर्टी दिखा, मतलब नॉकिंग को कब कैसे कम करेगा वो, मतलब एंटी नॉकिंग है, कितना ज्यादा एंटी नॉकिंग है। इज इट क्लियर? और सिमिलरली हम देखते हैं डीजल में होता है क्या, डीजल में डाला जाता है, मतलब डीजल के को नापते हैं हम कैसे, सीटेन नंबर से। इज इट क्लियर? कभी तुम किसी भी पेट्रोल पंप पे जाना, पूछ लेना ऐसी ऑक्टेन नंबर क्या है इस पेट्रोल का, तो वो बताएगा तुमको कि भैया ऐसा इतना ऑक्टेन नंबर। समझ में आ गया? जो अच्छा पेट्रोल होगा, समझ में आ गया, जिसमें जो है क्या है ऑक्टेन नंबर उसका ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो गाड़ी एकदम मस्त चलेगी। तुम देखना, कभी तुम पेट्रोल पंप पे गए हो, वो बोलता है नॉर्मल डलवाना है कि भैया एक्सपी डलवाना है, बोलते नहीं बोलता है? दो तुम तेल डलवाने जाते हो नहीं जाते हो? वो तो लगता है कि तुम बैलगाड़ी में जाते हो हमेशा, ठीक है ना? तो वो बोलते हैं, तुम उसमें लिखा रहता है एक नॉर्मल लिखा रहता है पेट्रोल, और दूसरा लिखा रहता है एक्सपी या टर्बो, इस तरह से कुछ है। समझ में आ गया? तो वो जो महंगा वाला पेट्रोल होगा, महंगा वाला जो पेट्रोल होगा, वो जैसे नॉर्मल पेट्रोल कितना चल रहा है हमारा, 100 रुपये चल रहा है,
तो वो तुम्हारा जो है 107, 8 या 10 रुपये होगा, वो महंगा होगा 10 रुपये। समझ में आ गया? तो उसका जो है ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, बहुत अच्छा पेट्रोल माना जाता है। समझ में आ गया? लेकिन क्या होता है, उससे गाड़ी जो है बहुत अच्छी चलती है, बट वो महंगा पेट्रोल है। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे तुम्हारी रेसिंग बाइक्स है, जो तुम्हारी अच्छी वाली बाइक्स है, तुम्हारा जो है 5-5 लाख रुपए की बाइक है तुम्हारी, तो ऑब्वियसली बात है, इतनी महंगी बाइक है तो तुमने रेसिंग के लिए ले रखी होगी, है ना, धूम मचा लें बिल्कुल जो है। समझ में आ गया? अब उसको तुम 100 रुपए का तेल लगा रहे हो, तो वो तो बेवकूफी हुई ना। समझ में आ गया? तो तुम क्या बोलो, सबसे अच्छा वाला जो तुम बोलोगे कि हाँ भैया इसमें, तो उसके लिए होता है वो तुम्हारा। एकदम गाड़ी तुम तेज भागेगी और नॉकिंग नहीं करेगी, ऐसी तकनीक होगी, पता भी नहीं चलेगा गाड़ी चल रही है तुम्हारी। मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जो तुम्हारा एक्सयूवीज, जितने भी एसयूवीज हैं तुम्हारा, ठीक है ना, वो डीजल पे चलती है, तो उसमें क्या होता है, सीटें नंबर होता है। तो डीजल वाला जब तुम पहुंचोगे तो जो है एक नॉर्मल होगा और एक स्पेशल होगा। तो तुम बोलोगे टर्बोजेट डालना जरा, तो वो टर्बोजेट वो तुम्हारा 10-12 रुपये महंगा होता है फिर तुम्हारा, बट फिर वो गाड़ी एकदम मक्खन चलती है तुम्हारी। मेरी बात समझ आ गई? तो बेसिकली क्या है, ये जो लेड था इसकी थी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बर्न होने के बाद एयर में आता था, उसके बाद हम इनहेल कर देते थे, तो हम देखेंगे बहुत बीमारियां लगती थी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजर टॉक्सिक कंपोनेंट्स एंड इफेक्ट्स। इज इट क्लियर? पता चल गया? लेड तभी लिखा जाता है, क्या लिखा था, कई जगह देखना तुम, अनलीडेड पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल। तुम ना पुराने पेट्रोल पंप पे जाना, वहां पर लिखा होगा अनलीडेड पेट्रोल, उसको लिखा रहेगा, लेड नहीं है उसको, ठीक है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है, ठीक है, रिलीज फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक लाइक पीवीसीज, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ठीक है, प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक डायोक्सिन। यहां ध्यान देना, इसी की मैं बात कर रहा था। डायोक्सिन रिलीज होते हैं, समझ आ गया? देखें, प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जलाते हैं, तो क्या रिलीज होते हैं, कार्सिनोजेनिक डायोक्सिन रिलीज होते हैं। प्लास्टिक को जला दिया, बदबू आ रही है, ठीक है, अब वो एनवायरमेंट में आएंगे, अब हम क्या करेंगे, उसको इनहेल करेंगे, और वो हमारी बॉडी में क्या होता है, कैंसर प्रोड्यूस करेगा, अफेक्टिंग इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हम देखते हैं इनकी कंटामिनेशन जब बढ़ जाती है, तो हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम क्या वीक पड़ जाता है। समझा गया? कई केस में हम देखते हैं कि क्या देखा जाता है, स्टिल बर्थ देखा जाता है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है इस तरह से। समझा गया? तो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता। इज इट क्लियर? अच्छा, इंडिया में क्या हम देखते हैं, कूड़े वाले हैं, वो कूड़ा इकट्ठा किया, जला दिया कूड़ा। कितना गलत है ये सिस्टम, समझ आ गया? वो उन्हें तुमने देखा होगा, सुबह सुबह आए, समझ आ गया, वो आए उन्होंने, अब उन्होंने वो बीड़ी पी और फिर उसके बाद उन्होंने वो जला दिया। अब तुम देखो ये कितना हार्मफुल है, बर्निंग से कितना ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स निकल रहे हैं, और उसमें पन्नी भी है, तुम्हारी तमाम चीजें हैं कि नहीं है, और वो क्या होगा, वो जो है हम स्मेल करेंगे उसमें। तो इंडिया में क्या है, बस सफाई कर दी, ये नहीं कि पॉल्यूशन हो रहा है उससे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। इट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, आगे हम उसको देखेंगे, व्हाट देन यू हैव। तो सुने, सबसे पहले हम देखा लेड, फिर हमने क्या देखा, BFRs मतलब ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। देन वी हैव क्रोमियम, ठीक है, कोरोजन प्रोटेक्शन कॉजिंग लंग डिजीज। क्रोमियम तुमने देखा होगा, जो बाइक में जो एकदम चमकीली सी बिल्कुल प्लेट डालते हैं जो लोग, समझ में आ गया, साइलेंसर में जो है एकदम स्टील के जैसी चमकीली सी, वो क्या होता है, क्रोमियम प्लेटेड होती है तुम्हारी। होता लोहा है, बट उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है क्रोमियम की। अब क्या होता है कि ये क्रोमियम जो है क्या होता है, अगर पानी में आ गया, कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है, एक जगह कंसंट्रेट हो गया, तो ये क्या करेगा, बीमारियां क्रिएट करता है। मेरी बात में समझ में आ गई? यूज फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन, कोरोजन मतलब जंग नहीं लगेगा, तो लोहे पे जंग से बचाने के लिए हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज। और लंग डिजीज, किडनी एंड लिवर डैमेज। फिर हो गया मर्करी, रिलीजेस फ्रॉम सर्किट बोर्ड्स, ठीक है, फॉर्म्स टॉक्सिक मिथाइल मर्करी इन वाटर एंड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड फीटल डेवलपमेंट। समझ आ गया? भ्रूण के विकास में को यह प्रभावित करता है मर्करी। तभी तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मर्करी क्या हो रहा है, फेज आउट हो रहा है। मर्करी के थर्मामीटर नहीं मिल रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर मिल रहे हैं। जो तुम्हारा स्टिक मैनोमीटर था, बीपी नापने की मशीन,
उसमें भी क्या है, मरकरी वाला नहीं है अब तुम्हारा, समझ में आ गया, ठीक है, नॉर्मल वाला उसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिक हो गया अब तुम्हारा, बटन दबाएं वो ऐसे फूलता है इस तरह से करके, डिजिटल, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी से पॉइजनिंग बहुत देखी जाती है तुम्हारी। कैडमियम रिलीजेस ड्यूरिंग क्रशिंग ऑफ कंपोनेंट्स, समझ में आ गया, कॉजिंग कैंसर, किडनी डैमेज एंड जो है बताया था मैंने तुम्हें इताई डिजीज, मरकरी से तो हो गई थी कौन सी, मिनामाता डिजीज, मिनामाता डिजीज हो गई थी मरकरी से, मछली कंज्यूम से जापानीज में, और इताई डिजीज कैडमियम से होती है तुम्हारी, समझ में आ गया। बेरिलियम कार्सिनोजेनिक एंड कॉजेज लंग डिजीजेस, इज इट क्लियर, ठीक है, तो उसके इफेक्ट नहीं है। hazardous waste, hazardous waste consists of substances that are toxic, corrosive, inflammable or reactive, posing serious risk to human, animals and plants, obviously बात है। It includes industrial, biomedical and certain household waste, ये पॉइंट नोट कर लो, उसको नोट करेंगे। इंडिया जनरेट्स about 7 million tons of hazardous waste annually, mainly comes from states like Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh and Tamil Nadu। ये important point है, hazardous waste। ठीक है, इज इट क्लियर, नोट कर लिया। भारत में हर साल लगभग 7 मिलियन टन खतरनाक कचरा पैदा होता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से आता है। सोर्सेस क्या है इसके, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम केमिकल, मेटल, पेस्टिसाइड्स, डाई, रिफाइनिंग एंड रबर इंडस्ट्रीज। बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड्स केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड्स, फिनॉल्स एंड मर्करी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। हाउसहोल्ड वेस्ट, बैटरीज, पेंट्स, मेडिसिन एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। इम्प्रॉपर डिस्पोजल इज अ मेजर इशू, ऑब्वियसली बात है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली इन हॉस्पिटल्स लैकिंग एडिकेट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। डायरेक्ट एक्सपोजर टू hazardous chemicals like mercury and cyanide can be fatal and can cause severe health complications। ओके, बहुत दिक्कत हो जाती है इससे। तो ये हो गया तुम्हारा खत्म, मेरी बात में आ गई। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, ठीक है, और कल हम जो है जिस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, ये हो गया था हमारा, अच्छा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है।